नमस्कार। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इटियोलॉजी के साथ डिफ्यूज ल्यूकोडिस्ट्रोफीज की, जो कि द डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ के अंडर डिस्क्राइब्ड है अराउंड 1940s। तो इन्फॉर्मेशन तब की है, तो तब जो क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स प्रेजेंट किए गए थे, उसके अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस का आंसर का एरिया अभी भी ओपन था, जो क्वेश्चन करते थे आइडेंटिटी ऑफ डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस विद द रिलेटेड डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस। एक जेनेटिक फैक्टर के सिवाय कोई और ऐसा पैथोजेनेसिस में कुछ कंसिडर करने के लिए मिला नहीं था, और इसीलिए एक पॉसिबिलिटी थी कि आप अफिनिटी ऑफ विद द डीमाइलिनेटिंग डिजीज को एसोसिएट कर सकें एक ऐसे मेलाडी या डिजीज़ के साथ जो ऑलरेडी डिस्क्राइब की थी मार्शिया फावा एंड बिग्नामी ने, और उसमें एक नॉन पैथोलॉजिकल फैक्टर प्रेजेंट था। तो ये जो डिस्क्राइब डिजीज़ थी वो बहुत ही रेयर थी और ज़्यादातर क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में होती थी, और 71 केसेस जो है रिव्यू किए थे जैकवेयर एंड विल्डाई ने। दो उनमें से खुद के थे, इट सेज इंक्लूडिंग 2 ऑफ देयर ओन। तो रिव्यू बाद में किए होंगे, अगर बच गए होंगे तो इसका पता नहीं कैसे किए होंगे। 52 एसोसिएटेड थे इटालियंस के साथ। तो ऑनसेट जो है क्लिनिकली ये देखा गया कि सब एक्यूट होता है विद इनिशियल कोमा, जिसको कोमा के बाद इट इज़ फॉलोड बाय कन्फ्यूजन विद डिसआर्थरिया, ट्रेमर, रिजिडिटी एंड समटाइम्स एक्सटेंसिव प्लांटर रिस्पॉन्स। आगे चल के कुछ हफ्तों में, फ्यू वीक्स में डेथ होने की संभावना रहती है, और पैथोलॉजिकली जो एसेंशियल लीजन होता है वो बेसिकली डीमाइलेशन होता है कॉर्पस कैलोसम का, विच में एक्सटेंड इनटू सेंट्रम ओवेल। अभी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे अलग से वीडियो में, तो आप ये सब वहाँ समझिएगा। ऑप्टिक कियाज्म एंड ट्रैक्ट्स एंड मिडल सेरिबेलर peduncles may be involved in similar fashion. Areas of demyelination quite sharply defined होते हैं. Axis cylinders may be destroyed, जैसे कि एक केस में देखा गया था जो कि रिपोर्ट किया था जैकवेयर एंड वाइल्डे ने, या फिर वेल प्रिजर्व्ड हो सकते हैं जैसे कि बाकी केसेस में देखा गया था। न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन जो वेरिएबल इंटेंसिटी का रहेगा एट द एजेस ऑफ डीमाइलिनेटेड जोन्स पे। इटियोलॉजी इस डिजीज़ की फिर हम एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल को एक एसेंशियल फैक्टर ले लेते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स हैं उनमें ये रेयर है, और क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में कुछ और डिजीज़ेस जैसे कि पॉलीन्यूराइटिस और वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी ज़्यादा कॉमन है। दो अल्कोहल इस डिजीज़ के पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व है, लेकिन क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में और डिजीज़ेस ज़्यादा कॉमन है। तो फिर ये अनुमान लगाया गया, क्योंकि इटालियंस को बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया, उस वक्त ये अनुमान लगाया गया कि कोई ऐसा टॉक्सिन प्रेजेंट होगा इटालियन वाइन में जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो रही है। लेकिन फिर देखा कि ऐसे भी पेशेंट्स थे जिनको और भी अलग तरीके की वाइन्स, विस्की या फिर स्नैप्स पिलाई गई थी, तो उनको भी ये डिज़ीज़ होने लगी। तो फिर सोचा कि हो सकता है कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती हो, या पैथोजेनेसिस शुरू होता हो, या फिर कोई रेशियल इंसिडेंस, या अगेन जो हम बेसिक पे वापस आते हैं कि जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व हो। अब कोई भी चीज़ इन्वॉल्व हो, लेकिन पैथोजेनेसिस को डिफाइन करने में डिजीज़ में डिफ़िकल्टी तो हो रही थी। अब जनरलाइज डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ की पैथोजेनेसिस के लिए क्योंकि डिफ़िकल्टी हो रही थी, इसलिए सोचा जो कि प्राइमरी डीमाइलिनेशन में जो पैथोजेनेसिस बनती है उसी वजह से शायद जनरलाइज डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ में भी वो डिजीज़ होती हैं। उस समय बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए कि डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ एनिमल्स में प्रोड्यूस की जा सके, लेकिन ओनली एक ही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पाया, और वो था वेस्टर्न हर्स्ट का। वेस्टर्न हर्स्ट ने मंकीज़ में इंजेक्ट किया था सोडियम अजाइड, और रिपीटेड स्मॉल डोजेस दिए थे उन्होंने, जिसकी वजह से मंकीज़ में एक सडन ऑनसेट ऑफ ब्लाइंडनेस हुआ, सेरिबेलर एटेक्सिया हुआ एंड रिजिडिटी ऑफ द लिम्स होने लगा। पैथोलॉजिकल बेसिस जो माना गया डिजीज़ में
डीमाइलिनेटिंग डिजीज में वो था नेक्रोसिस ऑफ द वाइट मैटर, और कुछ केसेस में पार्शियल डीमाइलिनेशन होने लगा विद स्पेशल इंसिडेंस ऑन द ऑप्टिक नर्व्स एंड ट्रैक्ट्स। जो ब्लाइंडनेस प्रोड्यूस हो रही थी वो डेफिनेटली ऑप्टिक नर्व्स और ट्रैक्ट्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी। तो फिर उन्होंने अज्यूम किया कि डीमाइलिनेशन हो सकता है कोई एंजाइमेटिक प्रोसेस से मीडिएटेड हो, और हो सकता है कि अल्टीमेटली उसका कोई बायोकेमिकल कॉज निकल जाए। तो हर्स ने ये क्वेश्चन प्रपोज किया कि लीजन जो है इस इंसिडेंस में स्पेसिफिक पॉइजनिंग से हुआ इन जनरल, या फिर स्पेसिफिक पॉइजनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम सिस्टम से हुआ। तो उन्होंने इस चीज़ में एंजाइम्स का रोल सस्पेक्ट किया। तो उस वक्त ये कंसिडर किया गया कि स्कैंटी एविडेंसेस मिले हैं डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ की इटियोलॉजी के बारे में, और ये एविडेंस जो है एक हाइपोथेसिस से इक्वल किया गया। कौन से हाइपोथेसिस से? कि कुछ पॉइजन जो है इंजेक्ट करके जो डीमाइलिनेशन होती है उसी तरीके की डीमाइलिनेशन जो है टिपिकल डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस में होती है। और ये एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली हर्स्ट ने किया था एक्सोजीनियस पॉइजन सोडियम अजाइड नाम का इंजेक्ट करके मंकी में, और डीमाइलिनेशन होके ऑप्टिकल डिजीज सिम्टम्स और बाकी सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए थे। हिस्टोपैथोलॉजिकल पिक्चर जो है डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस की वो भी सिमिलर लगने लगी उस चीज़ से जो प्रोड्यूस हो रही थी एक्सोजीनियस पॉइजन इंजेक्ट करने के बाद। और ये एक्सोजीनियस पॉइजन ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स के थ्रू दिया गया था। अब सिंड्रोम ऑफ मार्शिया-फैवर और बिगनैमी में ये देखा गया कि एक इंस्टेंस मिला डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ का जहाँ पे एक एविडेंस था एक्सोजीनियस पॉइजन का। अब ये सिंड्रोम ऑफ मार्शिया-फैवर बिगनैमी या ये डिज़ीज़ क्या है? ये बेसिकली एक डिज़ीज़ है जो कॉर्पस कैलोसम के डिजेनरेशन को कॉज करती है, और जो कि ज़्यादातर क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में होती है। ज़रूरी अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो अल्कोहल नहीं पीते उनमें ये डिज़ीज़ नहीं हो सकती। इसको जनरली एसोसिएट किया जाता है विटामिन बी की डेफिशिएंसी के साथ। और जब डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस का फैमिलियल इंसिडेंस देखा तो पाया गया कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग है व्हेन यू कंपेयर इट विद फैमिलियल इंसिडेंस ऑफ डिफ्यूज ल्यूकोडिस्ट्रोफीज। और ये सजेस्ट करता है कि हो सकता है जो डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस है हो सकता है उसमें या डिफ्यूज ल्यूकोडिस्ट्रोफीज में कोई इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म हो, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं गाउट में जैसे होती है, या पोरफायरिया में जैसे होती है, या हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन में जैसे होती है। अब इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सोजीनियस फैक्टर जो है प्रेजेंट नहीं हो सकता। जैसे कि हम गाउट में केस में देखते हैं कि अगर कोई इनबॉर्न एरर भी है मेटाबॉलिज्म की, लेकिन बाहर के फैक्टर्स हो सकता है उसकी कॉजेशन में हेल्प करे, या हो सकता है उसके सिम्टम्स को और बढ़ावा दे। जैसे कि गाउट में बोला जाता है कि पल्सेस जो या और ऐसे फूड आइटम्स नहीं खाने चाहिए जो यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। तो सिमिलरली कोई ना कोई एक्सोजीनियस फैक्टर प्रेजेंट हो सकता है जो डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस के लिए, डिफ्यूज ल्यूकोडिस्ट्रोफीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी कारण ये माना गया कि जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस का वो इस वजह से है, या ऐसे देखा जाएगा कि जहाँ पे एक्सोजीनियस फैक्टर्स की प्रेजेंस ज़्यादा है जिस वजह से वो डिज़ीज़ बढ़ रही है या कॉज हो रही है, वहाँ पे वो डिज़ीज़ ज़्यादा होगी। तो सिर्फ एक ये नहीं कि इस रेस में ज़्यादा हो रही है उस रेस में ज़्यादा हो रही है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ एक्सोजीनियस फैक्टर। बाहर का कॉजिंग एजेंट या मेंटेनिंग कॉज है क्या है वो भी डिपेंड करता है। सो बेसिकली डिफ्यूज ल्यूकोडिस्ट्रोफीज का डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में यहीं पे एंड होता है। In the next chapter we'll continue with sway back disease जो कि इसमें described है under the demyelinating diseases. So thank you so much for watching this video. Please subscribe to the channel, like the video, share the video, leave your opinions in the comment section. Thank you so much. Bye bye. Take care.